एक समय की बात है। एक जंगल में रहते थे चींटियों का समूह। चींटियां थे बहुत परिश्रमी और सक्रिय। सब चींटी गाना गाते, काम करते थे और खाना जमाया करते थे। जब सब चींटी काम कर रहे थे, तब मोगरियों की एक झुंड बीच में आकर उनके रास्ते में बाधा डाल रहे थे। कुछ चींटियों को चोट भी पहुंचाने की कोशिश की। हा 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 हा, तुम सबको तमीज नहीं है। तुम लोगों की वजह से मेरे दोस्तों को चोट पहुंची है। इतना रूखापन अच्छी बात नहीं है। हम तुम लोगों से 1000 गुण ज्यादा खाना उठा सकते हैं। तुम 10 चींटियां भी मिलके एक छोटा सा फल का टुकड़ा भी नहीं उठा सकते हो। हम तुम सबसे ज्यादा बलवान हैं। तुम सब हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना? ये ठीक नहीं है। एक दिन हम तुम सबसे ज्यादा खाना उठाएंगे, देख लेना। चींटी ने मोगरियों को चुनौती दी और फिर सब अपने काम पे चले गए। काम समाप्त होने के बाद चींटी ने अपने साथियों से बोला कि उसने मोगरी को चुनौती दी कि वह उनसे ज्यादा भार उठाएंगे। अपने साथियों को बोला कि अपने आप को बलवान बनाए ताकि सब चुनौती जीत पाए। अगले दिन से सब चींटी थोड़ा थोड़ा भार उठाने लगे और कुछ ही दिनों में वे भारी चीजें भी उठा पा रहे थे। हर रोज अभ्यास किया और अपने आप को ताकतवर बनाया। दिन पे दिन बीत गए और चींटी तगड़े बन गए। मोगरियों का सामना करने के लिए थे तैयार। इसी दौरान चींटियों को मोगरी से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि कल के दिन चुनौती के लिए सब चींटी तैयार रहे। सब चींटी हुए तैयार और सुरक्षित उपाय लिए। अगले दिन मोगरियों की झुंड समूह बनाकर आगे आए। सबके सामने घोषित किया कि उन्होंने सबसे बलवान और शक्तिशाली मोगरी को लाया है मुकाबला के लिए। मोगरी था लाल रंग का और उसका चेहरा था कठोर। सब चींटियां उस लाल मोगरी को देख के चिंतित हो गए। हम सब ने इतने दिनों तक बहुत मेहनत की है और अब समय आ गया है कि सबको हमारी ताकत साबित कर दे। यही मौका है इनको दिखाने का कि हम दिखने में छोटे ही सही, पर बल हम में भी कूट कूट कर भरा है। चलो चले। एक और मोगरियों का झुंड लाल मोगरी को उत्साहित कर रहे थे और दूसरी ओर चींटियां अपने सेनानियों को प्रोत्साहित कर रहे थे। लाल मोगरी एक बड़ा सा कद्दू उठा ले आया। चींटियों का समूह भी अपना कद्दू पूरी ताकत से उठाने की कोशिश कर रहे थे। मोगरियां चींटियों को संघर्ष करते हुए देखकर उन पे हंसने लगे, परंतु चींटियों ने हार नहीं माना और आखिरकार उन्होंने भी कद्दू को उठा लिया। मोगरियां आश्चर्य रह गए कि चींटियों को खुद पे कितना आत्मविश्वास था। मोगरियों को अंत में ये एहसास हुआ कि चींटियां सच में अपने से 1000 गुण ज्यादा भार उठा सकते थे। तुम सबने हमसे भी ज्यादा भार उठा दिखाया। हमें अब ये बात समझ आ गई और तुम सबको और परेशान नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दे और अब आप सबसे हम विदा लेते हैं। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि धीरज और अभ्यास से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार राजा के सेनापति के पास था एक घोड़ा और एक गधा।
घोड़े का इस्तेमाल वह जंग में करते थे और गधे को भार उठाने के लिए। सेनापति घोड़े की अच्छी देखरेख करते थे, परंतु गधे को उतना ध्यान नहीं देते। अनाज और हरी घास घोड़े को खिलाते और गधे के लिए केवल सूखा भूसा। अगर घोड़े की सेहत बिगड़ जाती तो पड़ोसी राज्यों से चिकित्सकों को बुलाया करते थे, परंतु अगर गधे को कुछ भी होता तो उसकी ओर देखते भी नहीं, क्योंकि सेनापति घोड़े को इतना भाव देते थे। घोड़ा घमंडी बन गया और गधे को नीची नजर से देखने लगा। एक शाम गधा बहुत ही थक गया और अपने अस्तबल में चला गया। घोड़ा बोला, क्या मजदूरी वाला जीवन है तुम्हारा? तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। गधे ने घोड़े की बातों को ध्यान ना देने की कोशिश की, परंतु घोड़ा ताने देता ही रहा। हम दोनों का जीवन अगर मैं तोलूं तो तुमसे ज्यादा अच्छा काम मैं ही करता हूँ। सेनापति जी मेरा कितना अच्छा ध्यान रखते हैं और तुमको तो देखते भी नहीं। थका हुआ गधा बस चुपचाप घोड़े की बातें सुन रहा था। अगली शाम रोज की तरह गधा फिर से अपने अस्तबल में आ बैठा। घोड़ा फिर से ताने देना शुरू किया। आज मैं सेनापति जी के साथ महाराज के खेल के मैदान पर गया। तुमने क्या किया? मैं वन में गया और लकड़ी वापस ले आया। देखा, तुम में और मुझ में कितना अंतर है। मैं तुमसे बहुत महान हूँ। गधे ने सोचा, कोई फायदा नहीं, दिन पे दिन ये घोड़ा मेरा अपमान किए जा रहा है। किसी दिन इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। गधा चुपचाप ही रहा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्यों के साथ सुलह हो गई थी और अब जंग की आवश्यकता नहीं थी। इसी कारण अब सेनापति को घोड़े की भी जरूरत नहीं रही और घोड़े से भी अब उनका ध्यान हटने लगा। अब जंग के घोड़े को भी भार उठाने का काम पर लगा दिया। घोड़े को भार उठाने की आदत नहीं थी, तो वो धीरे चलता था और बार बार भोरियों को गिरा देता। इस बात पर सेनापति को गुस्सा आया और घोड़े पर चिल्लाने लगे, ठीक से भोरियां भी नहीं उठा सकते हो? पूरा रास्ता सेनापति घोड़े को कोसता ही रहा। जब घोड़ा अस्तबल पहुंच गया, तब गधे ने कहा, देखा, मेरा काम करना तुम्हारे लिए कितना कठिन था। गधे की बात सुनकर घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे क्षमा कर दो दोस्त, मुझे अनुभव था ही नहीं तुम कितने मेहनती हो। मैं घमंडी बन गया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। सच में मैंने बहुत गलत किया। तुम अपने काम में महान हो और मैं अपने में। सही समय ही बताता है कि कौन किस काम के लिए उचित है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। उससे अब शिकार नहीं होता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था।
एक दिन जब वो नदी के किनारे गया तो उसे एक सुनहरा कंगन मिला। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और ये मेरे काम आ सकता है, उसने सोचा और उस कंगन को लेकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा। एक यात्री नदी के उस पार था। उसे देखकर बाघ बहुत खुश हुआ। और फिर बोला, जी आपको ये सुनहरा कंगन चाहिए? ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही वो सोच में पड़ गया। ये तो सचमुच सोने का कंगन है, पर वहाँ तो एक बाघ है, वो बहुत खूंखार है। हाँ, मुझे ये कंगन चाहिए, पर मैं तुम्हारी बातों का भरोसा कैसे करूं? तुम सही कह रहे हो। मैं पहले बहुत बुरा था, पर अब मैं बदल गया हूँ। एक संत ने मुझे अच्छे के लिए बदल दिया है। अब मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता, बाघ बोला। मगर अगर मैं वहां आऊंगा, तुम मुझे सूंघोगे और फिर संत को भूल के मुझे खा जाओगे। यात्री बोला, हाँ, मगर मुझे तुम्हें खाना भी हो तो भी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो तुम डरो मत, यहाँ आओ और इस कंगन को ले लो, बाघ बोला। ये सब सुनकर यात्री ने सोचा कि वो नदी के उस पार जाकर कंगन ले लेगा। यात्री नदी में गया और जाते ही बीच में फंस गया और फिर मदद के लिए बाघ को देखते हुए चिल्लाने लगा। फिर एकदम वफादारी से बाघ बोला, हे भगवान, तुम तो फंस गए, मैं आता हूँ और तुम्हें बचा लूंगा। फिर अचानक उस बाघ ने अपना असली रंग दिखाया और अपने लड़ाकू रूप से उस आदमी पे हमला बोल दिया और नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, इससे पहले कि उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हो, उस पर हमला कर उसे खा गया। लालच में किसी खतरनाक व्यक्ति पर भरोसा करने से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एक बार एक गांव में रहते थे एक धनी आदमी। उनके दो बेटे थे जिनका नाम था रमेश और हरीश लानी। उन दोनों की बहुत लाड प्यार से परवरिश हुई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी और वे अपनी दौलत अपने बेटों के बीच बांटना चाहते थे। रमेश, हरीश, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सारी धन और संपत्ति तुम दोनों के बीच बांट दूं। तुम दोनों उस धन के साथ कुछ व्यवसाय शुरू करना और खुशी से रहना। पिताजी, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, कृपया मुझे अपनी विरासत का ज्यादा हिस्सा दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी, यदि आप मुझे बचा हुआ हिस्सा देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में से प्रत्येक को कितना हिस्सा देना है। यह कहते हुए पिताजी ने एक हाथ में संपत्ति ली और दूसरे हाथ में एक कंगन लिए हुए थे। तुम दोनों तय कर लो और चुन लो किसको क्या लेना है। पिताजी, पहले मैं चुनना चाहता हूँ। मैं अपने भाई के बाद ही चुनाव करूँगा। रमेश, क्या तुम मेरी संपत्ति चाहते हो या फिर ये कंगन चाहते हो? रमेश ने एक पल के लिए सोचा कि यदि वो केवल कंगन चुनता है तो उससे प्राप्त होने वाला धन जल्दी समाप्त हो जाएगा, जबकि यदि वह संपत्ति चुनता है
तब उससे अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। पिताजी, मुझे संपत्ति चाहिए। आपके प्रति सम्मान के साथ मैं आपके कंगन को आपकी याद में लेना चाहूंगा। कुछ महीनों बाद पिताजी का निधन हो गया। क्योंकि पूरी संपत्ति अब रमेश के नाम पर थी, इसलिए उसने पैसे खर्च करने के अलावा कोई भी शारीरिक काम नहीं किया और अपने संपत्ति को कोई मूल्य नहीं दिया। दूसरी ओर हरीश ने अपने पिता के कंगन को अपनी अलमारी में रखा था। उसने कड़ी मेहनत के माध्यम से पैसे कमाया और बुद्धिमानी से उसे खर्च किया। जब कुछ साल बीत गए, तब तक रमेश अपना सारा पैसा खर्च कर चुका था और उसे बुरा लग रहा था कि उसने अपनी भाई की तरह मेहनत नहीं की थी। एक दिन हरीश बहुत उदास था और अपने पिताजी को याद कर रहा था। उसने वह कंगन अपनी अलमारी से निकाला और उसे अपने पिता के याद में पहनना चाहता था। जैसे ही उसने कंगन पहना, उसका साधारण सा घर एक हवेली में बदल गया। उसके मामूली कपड़े अच्छे वस्त्रों में बदल गए और उसके आसपास सब कुछ उत्तम हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे एक जादुई कंगन दिया था जो उसे जीवन भर संतुष्ट रखेगा। हरीश ने अपने पिता का दिल से शुक्रिया अदा किया और उस दिन से खुशी खुशी रहने लगा। एक समय की बात है, एक खूबसूरत घने जंगल में हाथियों का एक परिवार रहता था। एक दिन सारे हाथी नदी पर पानी पीने गए। उस समय एक चिड़िया वहां आई और वहीं आसपास उड़ने लगी। वो गोल गोल घूम रही थी और हंस भी रही थी। फिर एक छोटे हाथी ने कहा, ए चिड़िया, तुम ऐसे आसपास घूम क्यों रही हो? फिर चिड़िया बोली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम्हारा दोस्त? हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते। छोटा हाथी बोला। अरे क्यों नहीं? चिड़िया ने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। मेरे दांत और कान कितने बड़े हैं। हम दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम दोनों दोस्त भी नहीं बन सकते। अब जाओ यहाँ से, हाथी बोला। चिड़िया ने ये सब सुना और उड़ चली। छोटा हाथी भी नदी से बाहर आया और अपने परिवार के साथ चला गया। रास्ते में छोटे हाथी को बहुत भूख लगी। वो आसपास की पत्तियां खाते हुए भटक गया। बेचारा बहुत डर गया था और फिर रोते हुए माँ माँ चिल्लाने लगा। उस चिड़िया ने उसकी आवाज सुनी और वापस आ गई और बोली, अरे तुम रो क्यों रहे हो? फिर हाथी बोला, अरे मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा। ओहो, तुम ठहरो, मैं उड़ कर देखती हूँ कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। मैं अभी आई, चिड़िया ने कहा। चिड़िया उड़ कर गई और अपने पंछी दोस्तों को भी उसकी मदद करने को कहा। सब साथ में उड़ रहे थे और हाथी के परिवार को ढूंढ रहे थे और फिर तभी उसने उन्हें ढूंढ लिया। जब सभी चिड़िया वापस उस छोटे हाथी को बताने आई कि उसका परिवार मिल गया है, वो वहाँ उदास बैठा था। उन्होंने उसे उनका पीछा करने को कहा
जिससे छोटे हाथी का अपने परिवार के साथ मिलन हो जाए। छोटे हाथी ने अपने परिवार को पहचान लिया और उनके पास दौड़ा चला गया। सभी हाथी छोटे हाथी को सही सलामत वापस आता देख बहुत खुश हुए। फिर छोटे हाथी की माँ बोली, इस चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा है। जब एक दोस्त को जरूरत थी, ये उसकी मदद करने झट आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इस प्यारी चिड़िया के दोस्त हो। लोगों को दोस्त बनने के लिए एक जैसा या बराबर कद का होने की जरूरत नहीं होती। दयालु और अच्छा स्वभाव और एक बड़ा सा दिल ही बहुत है। छोटे हाथी को दोस्ती के बारे में समझ आया और तब से वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन एक बहुत सुंदर महिला आई महाराज त्रिनाथ के दरबार में। वो इतनी सुंदर थी कि सब लोग उसको दंग होकर देखते ही रह गए। जैसे वो चल के महाराज की ओर गई, बस सब लोग अपना काम धाम छोड़कर नजरें उसी पर रखे हुए थे। प्रणाम महाराज, मैं एक बुनकर हूँ और मेरी मंडली ने जादुई बुनाई की कला को सिद्ध किया है। मैं आपके लिए ये नमूना लाई हूँ। सुंदर महिला ने एक छोटा सा डिब्बा को खोला और एक रेशम का कपड़ा अंदर से निकाला। कपड़ा इतना मुलायम और इतना हल्का था कि महाराज त्रिनाथ हैरान रह गए। ये तो हवा जैसा है। जी महाराज, यह एक विशेष तकनीक है जिसका उपयोग हम ऐसे अनोखे कपड़े को बुनने के लिए करते हैं। हालांकि अब तो हम एक नई परियोजना में लगे हैं। हम एक ऐसा कपड़ा बना रहे हैं जो इससे भी हल्का, पतला और मुलायम है। हम उसे आकाशीय कपड़ा कहते हैं क्योंकि केवल देवताओं ने ही इसे अब तक पहना है। महाराज त्रिनाथ और उनके दरबारियों ने बहुत ध्यान से सुना उस सुंदर महिला की रसीली आवाज को जो पूरे विशाल कक्ष में गूंज रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी परियोजना में निवेश करूंगा, पर तुम्हारा अन्वेषण होने के बाद तुम्हें मुझे एक नमूना प्रस्तुत करना पड़ेगा। महिला ने रजामंदी दी और महाराज के दिए हुए सोने के सिक्कों का बड़ा सा थैला लेकर चली गई। दिन बीत गए, महीने भी बीत गए। महाराज बेचैन था क्योंकि वो महिला कभी लौट के आई ही नहीं। आखिरकार महाराज ने अपने कुछ मंत्रियों और पहरेदारों को उस महिला के कार्यशाल पर भेजा। जब वे लोग वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर आश्चर्य रह गए। वहां करघे तो थे पर कोई धागा नहीं। साग बुनकर उन पे काम कर रहे थे और वे अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि किसी ने भी इतने आदमियों की सेना को ध्यान ही नहीं दिया। करघे काम तो कर रहे थे परंतु उनमें से कोई कपड़ा निकला ही नहीं। सब मंत्री दरबार वापस गए और तुरंत महाराज को सब कुछ बताया। महाराज क्रोधित हो गए। उसी समय उस महिला को बुलाने का आदेश दिया। महिला अपनी एक दासी के साथ आई जो एक खाली थाल पकड़ी हुई थी। महाराज के सामने झुककर महिला ने कहा, महाराज, जो नमूना आपने मांगा था मैं वो ले आई। दासी ने महाराज को खाली थाल प्रस्तुत किया। महाराज बोलने ही वाले थे कि थाल खाली है जब महिला फिर से बोल पड़ी, महाराज, यही है वो आकाशी कपड़े का नमूना। साधारण मनुष्य को ये दिखाई नहीं देता, परंतु जो मेधावी और बुद्धिमान है केवल वही देख सकते हैं इसकी लावण्य।
जो भी लोग वहाँ उपस्थित थे ये सुनकर हैरान रह गए। सब सोचने लगे, महाराज शायद हम सबको मूर्ख समझते हैं। समय आ गया इस बात को ठीक करने का। कुछ आदमी महाराज के पास गए और बोले, महाराज क्या कमाल का कपड़ा है ये। इसकी कढ़ाई की बारीकी तो देखो, लाजवाब चीज है ये। केवल आपके लिए ही उपयुक्त है। ये सुनकर महाराज अचरज में पड़ गए। उन पे मुसीबत आ पड़ी। अगर वे कहेंगे कि उनको कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो दरबार के सब लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे, और अगर बोलेंगे कि हाँ दिखाई दे रहा है तो ये ठगी महिला सारे पैसे लेकर भाग जाएगी। महाराज ने अपने भरोसेमंद सेवक रामदास को अपने पास बुलाया और धीरे से उनके कान में सब कुछ बताया। रामदास ने केवल मुस्कुराया, महिला की ओर देखकर बोला, साहिबा, हम आपकी प्रतिभा की सराहना करते हैं। इस आकाशीय कपड़े को स्वीकार कर हम धन्य हो गए, परंतु उचित सम्मान के साथ महाराज का ये निवेदन है कि आप इस दरबार में इस कपड़े को पहने ताकि हम सब देख सके कि ये किसी इंसान पे कितना सुंदर लगेगा। महिला को लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई और चाल नहीं चल पाई। वह या तो अपनी गलती स्वीकार कर सकती थी या सबके सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो सकती थी। कोई और रास्ता ना होने पर महिला बस महाराज के कदमों पर पड़कर माफी की भीख मांगने लगी। महाराज थे दयालु तो उन्होंने उसको क्षमा कर दिया, परंतु महिला को वो सोने के सिक्कों का थैला वापस करना पड़ा। एक बार होली के त्योहार पर आलू भाइयों ने अपने साथ पिचकारियां और रंग लिए और बैंगन के पास गए। आलू भाइयों ने बैंगन पे पिचकारियां चलाई और खूब रंग फेंका जो टोकरी में बड़े आराम से सो रहा था। बैंगन जाग गया और गुस्से से दोनों की ओर देखा। अब बैंगन को भी उन पर रंग डालना था, तो वह झट से उठ गया और उनको भगाने लगा, हाथ में पिचकारी लिए हुए। तेरी मेरी लड़ाई, वो सब छोड़ के गले मिले। तीनों दोस्त एक दूसरे पर रंग डालकर बड़े मजे ले रहे थे। फिर तीनों मिलकर भिंडी के पास गए। चोरी छुपे तीनों एक दूसरे पे चढ़कर भिंडी को भी अब रंग बिरंगा बना दिया। एक सेकंड, रुको, मैं भी खेलूंगा। एक मिनट। रंगीन भिंडी पीछे मुड़कर बोली, हे, हैप्पी होली दोस्तों, मुझे भी तुम लोगों के साथ खेलना है। ये आओ साथ खेलें। पर हमारे पास केवल 4 रंग हैं। कोई बात नहीं, इन 4 रंगों को मिलाकर हम 3 और रंग बना सकते हैं। पर कैसे? हमें बस लाल रंग को लेकर बाकी रंग सफेद, पीला और नीला के साथ अलग अलग मिलाना है। ये देखो, लाल और सफेद बन गया गुलाबी। लाल और पीला बन गया नारंगी। और लाल और नीला बन गया बैंगनी। वाह, कमाल है। चलो अब इन रंगों के साथ खूब मजे करेंगे। लगता है तुम सब लोग बड़े मजे कर रहे हो। वैसे तुमको पता है क्या कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हाँ, होली जिसको हम रंगों का त्योहार कहते हैं, पूर्णिमा के समय पर मनाया जाता है। कई प्रकार के रंग और
और पानी एक दूसरे पर डालते हैं। गाना बैंड बाजा के साथ साथ जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हाँ, और होली के रंग फूलों से बनाए जाते हैं जो कुदरती है और हमारी त्वचा को भी हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि इसमें कोई रसायन नहीं है। होली के त्योहार के पीछे एक कहानी है। एक अभिमानी महाराजा हिरण्यकशिपु की। उनकी अनोखी शक्तियों के कारण उनको यह भ्रम था कि वही भगवान है। सबके ऊपर जोर डालते थे कि उन्हीं की पूजा की जाए। हालांकि महाराजा के खुद का पुत्र प्रहलाद इस बात के विरुद्ध था। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका ने उसको छल से अपने साथ चिता में बिठा लिया, दंड के रूप में महाराज के विरुद्ध जाने पर। होलिका ने सुरक्षात्मक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, परंतु आग की जलते ही दुपट्टा प्रहलाद पे लिपट गया और होलिका उस आग में जलकर नाश हो गई। उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का भी अंत कर दिया। होलिका को जलाने वाली आग हिरण्यकशिपु पर प्रहलादा की और बुराई पर अच्छाई की प्रतीकात्मक जीत की याद दिलाता है। हाँ, और होली के त्योहार पर सब लोग रंगीन पानी में भीगकर राधा और कृष्ण भगवान का अमर प्रेम के जश्न को भी मनाते हैं। वाह, होली के पीछे इतनी बड़ी कहानी। केवल यही नहीं, होली सजीवता और तीव्रता का त्योहार भी है। यह एक बहुत रमणीय त्योहार है। यह क्षमा का दिन है, दोस्ती का दिन है और समानता का दिन। आप सबको होली की शुभकामनाएं। जादुई घड़ा। एक गांव में चंद्रा नामक एक आदमी रहता था। वह एक अमीर परिवार से था, परंतु उसने अपने परिवार की सारी संपत्ति खो दी। इस नुकसान के कारण वह अपने गांव के पास वाली जमीन पर अपने परिवार के साथ बस गया, जहां वो खुद सब्जी उगाता था। उसकी पत्नी मिट्टी के पुतले बनाती थी। कुछ साल बाद चंद्रा की सेहत भी कमजोर होने लगी। एक दिन उसने अपने 2 आलसी जुड़वा बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम लोगों को तो पता ही है मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, और कब तक तुम लोग बिना काम किए जियोगे। जब तक मैं तंदुरुस्त था मैंने तुम लोगों का ख्याल रखा, पर अब तुम्हारी माँ भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। कृपया अब से काम पे लग जाओ और मेहनत करो। चंद्रा ने भरे मन से अपने बेटों को ये बात समझाने की कोशिश की, परंतु लड़कों ने उनकी बात टाल दी। बस एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और चले गए। चंद्रा परेशान था कि उसके बेटे उसकी बातों को कोई भाव नहीं दे रहे। उसको लगा कि अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बेटे ऐसे ही रहेंगे और फिर कल को समाज में नहीं रह पाएंगे। मेरे बच्चों, कई साल पहले हमारे पूर्वज राजमहल में रहा करते थे। उस महल के पीछे एक कमरा है जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। चाबी ले जाओ और सारी कीमती चीजों को ले आओ। ध्यान रहे कि तुमको कोई ना देखे। दोनों बेटों ने बहुत ही उत्साह से अपने बापू की बात सुनी। उनसे अब रहा नहीं गया ये जानने के लिए कि उस कमरे में है क्या। जब वे वहां पहुंचे तो उनको केवल एक मिट्टी का घड़ा मिला। अरे, जब बापू ने बोला कि यहाँ कुछ खजाना है, मुझे लगा कुछ हीरे मोती होंगे, परंतु इधर तो केवल ये मिट्टी का घड़ा है। हाँ, सही बात। अब क्या करें?
वैसे भी हम इतनी दूर आए हैं, चलो इसी को ले जाते हैं। लड़के घर वापस आए घड़े के साथ और अपने बापू को सौंप दिया। ये मिट्टी का घड़ा बहुत ही अनोखा है, मुझे इसका जादू नहीं पता, परंतु ये घड़ा तुम लोगों का जीवन ही बदल डालेगा, इतना तो पक्का पता है मुझे। लड़कों ने बापू की बात ध्यान से सुनी और अंदाजा लगाने लगे कि इस घड़े का इस्तेमाल कैसे करें। बहुत कोशिश की, परंतु इस घड़े का जादू समझ नहीं पाए। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे ने एक फूल उखाड़ा, सूंघा और फिर नीचे फेंक दिया। फूल उस घड़े में गिर पड़ा। पास में बड़ा बेटा पौधों को पानी दे रहा था, तो अचानक से उसने देखा कि वो घड़ा फूलों से भरा हुआ था। क्या? पानी डालने पर इतने सारे फूल खिल उठे? चलो हम इनको बेच के खूब पैसे कमाएंगे। दोनों बेटे बाजार गए और सारे फूल बेच दिए। अपनी कमाई लेकर घर वापस आ गए। जब उनको घड़े की विशेषता का एहसास हुआ तो वे बहुत खुश थे। दिन पे दिन वे घड़े का जादू का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सारे सब्जी और फूल बेच के पैसे कमाने लगे। परंतु उन्होंने समझदारी से उन पैसों को नहीं संभाला। कुछ दिन और गुजर गए ऐसे ही पैसे रद्दी करते करते। उनको घड़े की जादू की आदत पड़ गई और इसी चक्कर में बाकी सब्जी और पौधों को नजरअंदाज कर दिया। चंद्रा ने देखा कि उनके बेटों का व्यवहार दिन पे दिन बिगड़ रहा था, तो एक दिन उन्होंने उस घड़े को छिपा दिया। रोज की तरह दोनों बेटे घड़े को लेने आए, परंतु उनको वो मिला ही नहीं। हर जगह ढूंढा, तब भी नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि पैसे के बिना जीवन कितना कष्ट है, तो आखिर में वे खुद सब्जी उगाना शुरू किए। अब रोज बड़ा बेटा सब्जी उगाता था और छोटा बेटा फूलों का ध्यान रखता था। जो कुछ थोड़ा बहुत फसल निकलती थी उसको बेचकर पैसे कमाते थे। मेहनत से जो भी उनको मिलता था अब वे समझदारी से खर्च करने लगे। चंद्रा ने अपने बेटों में सकारात्मक बदलाव देखकर उनको वो जादुई घड़ा वापस कर दिया। तुम दोनों ने इस जादुई घड़े का गलत इस्तेमाल किया था। ये घड़ा तुम्हें कठिन समय में काम आएगा और इससे कमाया गया धन को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने तुम दोनों का व्यवहार देखकर तुम्हें सीख देना चाहा था, इसीलिए मैंने ही इस घड़े को छुपाया। अब तुम लोग समझदार हो गए हो, इसीलिए तुम्हें ये वापस सौंप रहा हूँ। भविष्य में इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। दोनों बेटों ने अपने बापू की बात मानी और वचन दिया कि केवल संकट काल में ही उस घड़े का उपयोग करेंगे। जादुई कुआं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में था एक जमींदार अरविंद नाम का। वे बहुत अनुशासित थे। हर रोज सवेरे मुर्गे की कुकड़कू बोलते समय ही जाग जाते थे। फिर अपने नौकरों को जगा के उन्हें काम पे भेजते थे। चंद्रा और सूरी नामक दो मुलाजिम जमींदार के लिए काम पे नए नए आए हुए थे, परंतु वे दोनों काफी आलसी थे और सवेरे उठ के खेत में जाना उनके लिए बहुत कठिन लग रहा था। दोनों
एक कुएं के पास सोते थे। एक दिन चंद्रा ने सूर्य से कहा, हाय रे, हर रोज सवेरे जाग के जाना बहुत ही कठिन काम है ना। सूर्य को भी ऐसा ही लगा। हाँ चंद्रा, परंतु हम करें तो क्या करें? मुर्गे के कुकड़कू से जमींदार जी जाग जाते हैं। अरविंद जी ने इन दोनों का व्यवहार ध्यान से और चुपचाप से जांचा। आखिरकार उन्होंने एक दिन उन दोनों को सबक सिखाना चाहा। एक दिन जब दोनों सो रहे थे, कुएं के अंदर से आवाज आई, सूरी, कितनी देर और सोओगे? उठो और काम पे निकलो। सूरी को नींद में ही आवाज सुनाई दी और वो अचानक से जाग गया। बाजू देखा तो चंद्रा आराम से सो रहा है। सूरी को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई। बुरा सपना मान के वो फिर से सो गया। अगले दिन की बात है और दोनों उसी कुएं के पास सोए थे। इस बार कुएं वाली आवाज चंद्रा को सुनाई दी। वो भी अचानक से जाग गया। आसपास देखा तो सूरी आराम से सोया था। कोई बुरा सपना था शायद, ऐसा सोचकर वो भी फिर से सो गया। अगले दिन जब वे दोनों फिर से वहीं पे सो रहे थे, अचानक से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ जागे और डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। भाई सूरी, आपको भी सुनाई दिया क्या? हाँ चंद्रा, मैं बहुत डर गया। और ये कोई बुरा सपना भी नहीं है, ये भयानक आवाज इस कुएं से आ रही है। मैं काम पे निकल रहा हूँ, तुम्हें आना तो आओ। रुको रुको, मैं भी आऊंगा। उस दिन दोनों ने बहुत मेहनत से खेत में काम किया और दोपहर में भोजन के समय जमींदार जी के पास आए। खाना खाते समय दोनों की शक्ल पे सिर्फ परेशानी लिखी हुई थी। जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई। ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ। अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया। अच्छे से अपनी रोजी रोटी कमाई और खुशी से जीवन बिताया।